उधर घोषक की आवाज गूंजी, चक्रयोग हॉल के शिष्य कहाँ हैं? अभी तक नजर क्यों नहीं आए? क्या उन्होंने मैदान में कदम रखने से पहले ही हार मान ली? अगर हार भी मान ली थी तो कम से कम आकर मैदान तो साफ करते। इतनी भी शर्म नहीं बची क्या? उसकी बात पर कई दर्शक ठहाके लगाने लगे। प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना है तो मौत को गले लगाने आ गए हो क्या? गिद्ध अगर पेड़ की ऊंचाई तक भी उड़ जाए तो बाज नहीं बन जाता, और अगर ज्यादा ऊपर उड़ने की कोशिश करे तो शायद मर ही जाए। ज्यादा खुद को समझने लगे हैं ये लोग। उन तमाम तानों के बीच आर्यन और उसके साथी ओजा, एस्फीरा, वेदिका, तिम्रा, शहनाज, रीवा, तुफैल और हैदर मैदान में दाखिल हुए। फिर जैसे पूरा मैदान एकदम थमसा गया। लोगों की नज़रें आर्यन पर नहीं बल्कि उसके पीछे चल रही लड़कियों पर जा टिकीं। एक से बढ़कर एक रूपवती, मानो साक्षात सौंदर्य की प्रतिमाएं मैदान में उतर आई हों। फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने भीड़ को और भड़काया। एस्फीरा ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। वो वही है, सप्तचक्र महाविद्यालय की सौंदर्य सूची में पहले स्थान वाली रहस्यमयी लड़की। हे भगवान, ये सब तो उस सूची की नामचीन देवियां हैं। देवी ओजा, वो यहाँ है। अरे, ये तो हमारी औषधि हॉल की रीवा है। ये चक्रयोग हॉल में कैसे? और वेदिका भी। तिम्रा, युद्धमंत्र हॉल की चटपटी शेरनी। हर ओर सौंदर्य की ही चर्चा थी। तभी जब आर्यन और उसकी टीम मंच के केंद्र में पहुंची, एस्फीरा ने आगे बढ़कर आर्यन का हाथ थाम लिया। बहुत ही सहज लेकिन बेहद अंतरंग भाव से। ओजा ने भी दूसरा हाथ थाम लिया। वेदिका, शहनाज, तिम्रा और रीवा भी आगे बढ़कर आर्यन के दोनों ओर खड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान, नजरों में आत्मीयता, जैसे अपने पुरुष का साथ देने आई हों। और फिर भीड़ फट पड़ी। पूरा मैदान जैसे एक पल में विस्फोटित हो गया। ये क्या? ये सब तो एक ही के साथ। सारे फूल एक ही सुआ के पास चले गए। आंखें फाड़ कर देख लो, कौन है ये लड़का? इतनी सुंदरियां अगर मुझे चाहती, मैं खुशी खुशी 10 साल कम जी लेता। मैं 20 साल। जलन, विस्मय और अविश्वास की बाढ़ सी आ गई। आर्यन खुद भी हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि एस्फीरा और बाकी लड़कियां इतने खुले रूप से उसका साथ देंगी। यह एहसास किसी राजा जैसा लग रहा था। उसके कान में धीरे से एस्फीरा की फुसफुसाती आवाज आए, आर्यन, सबकी बोलती बंद कर दी ना। ओजा ने हल्के से होंठ भींचे और मुस्कुराते हुए कहा, एस्फीरा, क्या ये उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? वेदिका ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, जीवांचल पिल के लिए आज उसका साथ देना जरूरी है। भविष्य में ऐसा करना उसके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। तिम्रा ने बुदबुदाते हुए कहा, ये पूरा बदतमीज है, पूरा का पूरा लफंगा। चारों ओर हलचल थी। जैसे कहा जाता है 3 औरतें मिले तो नाटक शुरू हो जाता है, और 6 हों तो पूरा धारावाहिक बन जाता है। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, वैसे जब तुम सब इतनी खुली बात कर रही हैं तो क्यों ना आज रात साथ मिलकर चादरें गिनी जाएं। सपने देखो। यंग मास्टर आर्यन, हद से ज्यादा सोच रहे हो। हिस, आह। आर्यन ने दर्द से चीखते हुए अपनी बांह को पकड़ा जो किसी ने अचानक कसकर मरोड़ दी थी। अरे नहीं करना था तो साफ मना कर दो, जरूरत क्या है जान ले लेने की। वो दर्द असली था, मगर आसपास खड़े लोगों के लिए उसकी हालत जलन की वजह थी। इन सुंदरियों की संगत में आर्यन हर किसी की नजरों का केंद्र बन गया था। लोग उससे जल भी रहे थे और चाहते भी वही थे। जग्गा जोर से हंसा, मास्टर तो मास्टर है, आम इंसान थोड़ी है। मेघना की आंखों में थोड़ी ठंडक और थोड़ी जलन चमकी। खून चंद दिन नहीं देखा और इतनी लड़कियां इकट्ठी कर लीं। अगर 2-4 साल और मिल जाएं तो पूरी धरती की सुंदरियां हथिया लेगा क्या? आरू ने खिलखिलाते हुए कहा, पिताजी, बड़े भाई आर्यन की शक्तियां फिर से बढ़ गई है, अब की बार बहुत ज्यादा। एजकांत ने ध्यान लगाकर महसूस किया और धीरे से बोला, सिंह वंश का खून यूं ही खास नहीं होता। योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह। आर्यन का आगमन सुंदरियों के झुंड के साथ इतना भव्य था कि उसने तमाम हॉलों की सजावट और उपस्थिति को फीका कर दिया। सभी 17 हॉल के लोग इससे बहुत नाखुश हुए, खासकर ग्रीफिन हॉल का तलवेश। उसकी आंखों से अंगार बरस रहे थे। वह आर्यन को चिथड़ों में फाड़ देना चाहता था ताकि अपने दिल की जलन मिटा सके। आज तुझे एरेना में मार गिराऊंगा, साले। दूर खड़ा केरिम भी आर्यन को तिरस्कार भरी निगाहों से घूर रहा था। तमाशा है ये लड़का। तभी एक शिष्य ने चुपचाप आकर उसके कान में कुछ कहा। केरिम की भौहें चढ़ीं, फिर वो मुस्कुराया तो रुद्रसेन आया ही नहीं। डर गया क्या? और अच्छा हुआ, अब आर्यन की मौत निश्चित है। ना ही रुद्रसेन आया, ना ही यशवंत। ये बात केरिम को और आश्वस्त कर गई। 18 हॉल की संयुक्त शक्ति के सामने आर्यन और उसकी लड़कियां कुछ भी नहीं थीं। एक पल में कुचल दिए जाने योग्य। तभी उद्घोषक की बुलंद आवाज गूंजी, चक्रयोग हॉल के लोग कृपया अपनी कुर्सी ले लें। हॉल प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। लेकिन 17 हॉल की पंक्तियों में एक भी सीट खाली नहीं थी। मैदान खचाखच भरा था, 1 इंच भी जगह नहीं थी। आर्यन ने संयम से पूछा, हमारी जगह कहाँ है? घोषक ने उंगली से इशारा किया, वो कोना देखिए। नजर घूमते ही तिम्रा का चेहरा तमतमा उठा।
इस बार एस्फीरा भी खुद को रोक नहीं सकी और बोली, ये कोई कूड़े का ढेर है क्या? लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि घोषक ठठाकर बोला, तुम सब तो चक्रयोग हॉल के शिष्य हो ना? रोजाना कबाड़ और बेकार चीज़ों के बीच ही तो काम करते हो, तो लड़ाई भी वहीं से करो जहाँ कूड़ा जमा होता है। या तो जाकर वहीं खड़े हो जाओ या प्रतियोगिता से बाहर हो जाओ। हमारा समय बर्बाद मत करो। उसने बात काटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उसने साफ कर दिया कि आर्यन और उसकी टोली को कोई विकल्प नहीं मिलने वाला था। मैदान में कचरे के पास जब आर्यन और उसके दोस्त खड़े थे तो चारों तरफ हंसी गूंजने लगी। कचरा कचरे के साथ खड़ा है, क्या जोड़ी बनाई है भाई? तुम जैसे बेकार लोग अगर सारे हॉल्स को चुनौती दोगे तो यही होगा। अभी तो ये बस शुरुआत है। आज तुम्हें ऐसा रगड़ेंगे कि याद रखोगे। वो सब तीसरे साल के उच्च स्तरीय शिष्य थे जो हाल ही में अपनी ट्रेनिंग पूरी करके निकले थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि आर्यन ने सभी हॉल्स को ललकारा है, उनका गुस्सा फूट पड़ा। अब तो वह सिर्फ मुकाबले का इंतजार कर रहे थे कि कब आर्यन को सबक सिखाया जाए। कचरे के ढेर से लेकर प्रतियोगिता की जगह तक हर जगह उसका अपमान हो रहा था। न्याय यहाँ किसी के लिए भी ऐसा कुछ नहीं था। आर्यन अंदर से उबल रहा था। उसका चेहरा कड़ा था और आंखों में साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसके साथ खड़े बाकी लोग भी बुरा महसूस कर रहे थे। सभी हॉल के प्रतिभागी जहां मुकाबले की घड़ी का इंतजार कर रहे थे, वहीं आर्यन और उसके साथी भी शांत खड़े उस पल की राह देख रहे थे जब वो अपने घावों का हिसाब लेंगे। मैदान में बैठी आरू का चेहरा चिंता से भरा था। उसने धीमे से पूछा, पिताजी, सब आर्यन भाई से इतना नफरत क्यों करते हैं? वो गुस्से में उबल रहे हैं, शायद इसी वजह से उनकी खूनी इच्छा भी इतनी तीव्र हो गई है। उसने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे डाला। एजकांत ने आरू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आर्यन अपनी ताकत से जवाब देगा। आरू हल्का सा मुस्कुराई, मुझे भाई पर पूरा भरोसा है। और तभी आसमान अचानक काला पड़ने लगा। बादल ऐसे फटे जैसे कोई स्वर्ग का दरवाजा खुला हो। अचानक सुनहरी रोशनी में नहाए 8 आकृतियां ऊपर से नीचे उतरने लगी, जैसे खुद स्वर्ग के देवता धरती पर उतर आए हों। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। घोषक की आवाज गूंजी, स्वागत कीजिए अमर महल के निर्णायक गण का। सब लोग अपनी जगह से खड़े हो गए और सिर झुका दिया। वो 8 लोग कोई आम योद्धा नहीं थे। उनमें ऐसी शक्तियां थी जो स्वर्गवीरों के पास होती थी। उनका तेज और आभा बाकी सभी से अलग था। केरिम आगे आया और बहुत श्रद्धा से बोला, अमर महल के पूर्वजों को प्रणाम। 8 बुजुर्ग धीरे धीरे मंच पर जाकर बैठ गए। उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उन्हें खुद पर बहुत घमंड है। उन्हें ना तो सप्तचक्र महाविद्यालय की परवाह थी और ना ही दूर दराज से आए लोगों की। उनके लिए शेष सब बस नश्वर थे, और नश्वर देवताओं की निगाह में सिर्फ कीड़े मकोड़े होते हैं। तभी औजा का शरीर एकदम से कांपने लगा। उसकी आंखों में एक अलग ही ज्वाला भड़क उठी थी, जैसे किसी की जान लेने का जुनून। आर्यन की नजरें भी तुरंत उस दिशा में गई। उसका दिल जो अब खूनी मार्ग पर अग्रसर हो चुका था, औजा की इस खूनी ऊर्जा को साफ महसूस कर सकता था। औजा जिसकी ओर देख रही थी, वह उन 8 में से एक बूढ़ा निर्णायक था। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। वो सोचने लगा, क्या ये वही है? उसने धीरे से औजा का हाथ थामा, जो अब भी कांप रहा था, और कहा, डर मत, मैं यही हूँ। औजा की आंखों में आंसू और गुस्से का तूफान एक साथ था। वो बोली, मैं डर नहीं रही, मैं तैयार हूँ अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए। आर्यन ने उसकी ओर देखा और कहा, फिक्र मत करो, तुम्हें मौका मिलेगा। यही उसकी किस्मत थी और यही वो पल था जिसका वो दोनों इंतजार कर रहे थे। स्वॉर्ड मास्टर वॉरगॉड के बाद अब नंबर था ब्लेड मास्टर यानी एजकांत का। 8 निर्णायक अपनी जगह बैठ चुके थे। एक निर्णायक ने ऊंची आवाज में कहा, समय मत गंवाओ, मुकाबला शुरू किया जाए। घोषक ने तुरंत घोषणा की, इस साल की प्रतियोगिता पहले से थोड़ी अलग होगी। अमर महल के निर्णायकों के समय को ध्यान में रखते हुए पिल रिफाइनिंग और टीम मुकाबले साथ साथ चलाए जाएंगे। मुकाबले की सूची अब काले पत्थर पर प्रकट होगी। लोगों की भीड़ में हलचल मच गई। सब जानना चाहते थे कि अब किसका मुकाबला किससे है, पर कुछ लोगों की नज़रें केवल आर्यन पर थीं। उनकी आंखों में जलन थी, गुस्सा था और इंतजार था उस पल का जब वह आर्यन को कुचलेंगे। लेकिन आर्यन की नज़रें कहीं और थीं। वो उस निर्णायक को देख रहा था जिसकी वजह से शायद औजा का बचपन तबाह हुआ था। केरिम ने एक कोने में खड़े होकर आर्यन को देखा और मन ही मन हंसा, सिंह वंश के कचरे, तूने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी मुश्किलें एक साथ आएंगी। अब देखता हूँ कैसे इन दोनों प्रतियोगिताओं में टिकेगा। आर्यन हल्के से मुस्कुराया, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। एस्फीरा ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, ये लोग तो साफ साफ तुम्हें निशाना बना रहे हैं। आर्यन ने कंधे उचकाए, तो करने दो, ये सब बस शुरुआत है, असली खेल तो बाद में बिगड़ेगा। वैसे भी आज बस 8 मुकाबले हैं। फिर वो थोड़ा झुककर बोला, जैसा मैंने पहले कहा था वैसा ही करना। एस्फीरा, तुम अब टीम लीडर हो, मेरी योजना के हिसाब से चलोगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एस्फीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, एक भी बदलाव नहीं?
तिम्रा ने भी संजीदगी से कहा, यंग मास्टर, जब वो इस हद तक तुम्हें निशाना बना रहे हैं तो क्या हमें कुछ बदलना नहीं चाहिए? शहनाज, रीवा और वेदिका भी आर्यन की ओर देखने लगीं। आर्यन हंसा, तो बताओ क्या बदलाव करना चाहती हो? तिम्रा ने दो टूक कहा, कम से कम इनका घमंड तो तोड़ना होगा। एस्फीरा उससे भी ज्यादा उग्र थी, अगर मुझसे पूछो तो इन्हें अखाड़े में घुटनों के बल बैठाकर विजय गीत गवाना चाहिए। आर्यन कुछ पल चुप रहा। एक से बढ़कर एक जवाब मिल रहे थे, किसी की जुबान तलवार थी तो किसी की आंखों में बगावत। लेकिन बात गलत भी नहीं थी। अगर तुम मुझे नीचा दिखाओगे, आर्यन के होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान उभरी, तो मैं पूरी दुनिया को तुम्हारे साथ गिरा दूंगा। ठीक है, उसने कहा, घुटनों के बल बैठाओ और विजय गीत गवाओ। उसकी बातें सुनकर सभी लड़कियों की आंखों में चमक आ गई। उनके इरादे अब और मजबूत हो गए। तभी मैदान के बीच खड़ा काला पत्थर चमकने लगा और उस पर मुकाबलों की सूची दिखने लगी। पहला मुकाबला, पागल दरिंदे टीम बनाम जलधारा हॉल की जलकेतु टीम। साथ ही पिल रिफाइनिंग मुकाबला, आर्यन बनाम मयूर हॉल का नीरव। दोनों मुकाबलों का समय कुछ ऐसे रखा गया था कि आर्यन को एक पल की भी राहत न मिले। अगले सभी मुकाबले भी उसे इसी तरह घेरने के लिए तैयार किए गए थे। ये सीधा हमला था आर्यन को थकाकर तोड़ने का। घोषक ने फिर से आवाज लगाई, प्रतिभागी कृपया मंच पर आएं। पागल दरिंदे टीम अखाड़े में आए। जलकेतु टीम के पांचों योद्धा तुरंत अपनी उड़ती तलवारों पर सवार होकर अखाड़े में उतरे और आते ही उन्होंने आर्यन की टीम को देखकर जहर उगला। ओ बच्चों, आओ और यहीं मर जाओ। उधर आर्यन बिना किसी झिझक के आगे बढ़ा। उसके पीछे एस्फीरा, वेदिका, शहनाज, तिम्रा और रीवा भी चल पड़ी। अखाड़े के पास खड़ी औजा ने तेज आवाज में कहा, बहनों, आज कोई कसर मत छोड़ना। औजा खुद एक अनुभवी मास्टर थी, इसलिए हिस्सा नहीं ले सकती थी, लेकिन यह मुकाबला उसके लिए भी किसी जंग से कम नहीं था। आर्यन चुपचाप पिल रिफाइनिंग मंच की तरफ बढ़ चला। उसे जाते देख जलकेतु टीम का लीडर हंस पड़ा, अरे वाह! सिंह वंश का कचरा डर के मारे भाग गया। क्या सच में यह वही लड़का है जिसने सभी हॉल्स को पलटने की धमकी दी थी? क्या बेकार कचरा है, खुद आने के बजाय लड़कियों को लड़ने भेज रहा है। लोग सही कहते हैं, दक्षिणी क्षेत्र में कचरे के सिवा कुछ और नहीं पलता। उसके शब्द तीर की तरह थे, जहर से भरे हुए। आर्यन रुका, फिर उसने पलटकर एस्फीरा से कहा, अब इससे गीत मत गवाना, सीधा काम तमाम कर दो। एस्फीरा मुस्कराई, यही तो मैं सोच रही थी। तिम्रा की मुट्ठियां कस गईं, अब की बार मैं कोई रहम नहीं करूंगी। और उधर स्वर्गसार कुल की बैठक में हलचल तेज हो उठी। सभी की निगाहें अब आर्यन और उसकी पागल दरिंदे टीम पर टिकी थीं। पागल दरिंदे टीम का पहला मुकाबला शुरू हो गया था और दूसरी तरफ पिल रिफाइनिंग मुकाबला भी बस शुरू ही होने वाला था। अगर अन्य सभी हॉल्स के शिष्य व्यक्तिगत रैंकिंग में हिस्सा नहीं लेते तो तीनों मुकाबले एक साथ चलते। तो तुम लोग इस तरह खेलना चाहते हो? केरिम ने हंसते हुए बड़बड़ाया, सीधा सीधा गलत फैसला है, अब यहीं से तुम्हारी टीम की कहानी खत्म। जलधारा हॉल के अध्यक्ष ने भी हंसते हुए कहा, ये तो बस लड़कियों की टीम है, एक झटके में नीचे गिरा देंगे इन्हें। मैंने सुना है आर्यन को कोई दिव्य अंक चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वो भी तीनों मुकाबले जीतकर और नया रिकॉर्ड बनाकर। मजाक बना रखा है इसने। बाकी हॉल के अध्यक्ष हंसते हंसते लोटपोट हो गए। इसी बीच एस्फीरा और उसकी चार साथी अखाड़े में उतर आईं। दोनों टीमों के आते ही अखाड़े के चारों तरफ सुरक्षा परत भी लग गई, ताकि हमलों की शक्तियां बाहर ना फैले और दर्शक सुरक्षित रहें। लो भाई, 5 सुंदरियां आ गई हैं। सच में सभी जबरदस्त है। वैसे हम फूल तोड़ने नहीं आए हैं, तो बस इतना करो कि सबके सामने हार मान लो और हमारी जलकेतु टीम के साथ मिल जाओ, तो हम दया कर देंगे। जलकेतु टीम का लीडर खिलखिलाते हुए बोला। उसकी नज़रें बार बार एस्फीरा और बाकी लड़कियों पर जा रही थीं, जैसे लड़ाई में नहीं, कहीं और की सोच में हो। एस्फीरा हल्के से मुस्कराई, पर उस मुस्कान में आग छुपी थी। अगर चुप रहते तो शायद बच जाते। तुम्हारी यह गंदी जुबान ही आज तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। तिम्रा ने ठंडी आवाज में कहा, आज तुम्हारी पूरी टीम इसी अखाड़े में मरेगी। लीडर हंस पड़ा, अगर ऐसी बात है तो। वो चिल्लाया, भाइयों कोई लिहाज मत करना, इनके कपड़े तक फाड़ देना, आखिर सबको दिखे कि सौंदर्य सूची में आने वाली हसीनाएं बिना कपड़ों के कैसी दिखती हैं। भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। एस्फीरा की आंखों में मौत उतर आई थी। तभी घोषक की आवाज आई, टीम रैंकिंग मुकाबला, पागल दरिंदे टीम बनाम जलकेतु टीम, शुरू। घोषणा पूरी भी नहीं हुई थी कि जलकेतु टीम का लीडर फिर बोला, छोटे छोटे फूल हो, अब तो कांपोगे हमारे सामने। हाँ हाँ हाँ, पर उसकी हंसी पूरी भी नहीं हो पाए। एक ठंडी सी चमकती तलवार उसकी गर्दन के आर पार निकल गई। उसे सीने में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हाथ से गर्दन छुई तो खून बह रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। होठ कांपते हुए बोले, तुम ये। वो वहीं गिर पड़ा, तड़प भी नहीं सका। गर्दन से खून बहता रहा, लेकिन वो मर चुका था। एस्फीरा नीचे उतरी और गरज कर बोली, एक बार फिर बोल के दिखा, सिर्फ एक बार।
और खेल खत्म, उसे बोलने का भी मौका नहीं मिला। इस दृश्य को देख पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। जलधारा हॉल के अध्यक्ष के चेहरे की हंसी गायब हो गई थी, साथ ही अन्य हॉल्स के अध्यक्षों के चेहरे भी फीके पड़ गए। दूसरी तरफ खलील का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया। वो बड़बड़ाया, निकम्मे। जलकेतु टीम के बाकी लड़के डर के मारे घुटनों पर बैठ गए। चेहरे सफ़ेद पड़ गए थे। उनका सबसे शक्तिशाली लीडर एक ही वार में गया था। अब किसी में लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। भीड़ में खलबली मच गई। लोग अपनी जगह से खड़े हो गए और अखाड़े की ओर एकटक देखने लगे। हे भगवान, सिर्फ एक वार में मार डाला। ये लड़की तो बवाल है। पलक झपकने से पहले तलवार चल गई। खतरनाक ताकत है इसमें। हजारों लोगों की भीड़ हैरान रह गई थी, लेकिन एक इंसान था जो शांत था, आर्यन। वो जानता था एस्फीरा की असली ताकत क्या है। अगर वो गुस्से में आ जाए तो एक बार काफ़ी होता है। इसलिए कहते हैं, औरत को कभी इतना गुस्सा मत दिलाओ कि वो मौत बन जाए। तिम्रा ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, एस्फीरा दीदी, अब इनसे विजय गीत गवाओ ना। एस्फीरा मुस्कराए। उसकी आंखों में चमक थी। बिल्कुल, अब ध्यान से सुनो सब। मैं एक लाइन गाऊंगी, तुम सब उसे दोहराओगे, ठीक है? वो सीधी नज़रें उठाकर सभी हॉल्स की तरफ देखती है और बिना किसी झिझक के गा उठती है, यूं ही मैं तेरे वश में हो गई। वेदिका और बाकी पागल दरिंदे टीम के लोग हैरानी से देखते हैं, पर एस्फीरा मजाक नहीं कर रही थी। वो खुली चुनौती दे रही थी। जल्दी गाओ। ये वही लाइन थी जो आर्यन ने उसे एक बार सिखाई थी। बस एक ही बार कहा था और एस्फीरा ने उसे ऐसे याद रखा जैसे अपना नाम। जलकेतु टीम के चारों लड़के धीमे धीमे गाने लगे, यूं ही मैं तेरे वश में हो गई। तभी तिम्रा ने गुस्से से चिल्लाया, जोर से गाओ वरना जान से जाओगे। डरे सहमे लड़कों ने पूरे जोर से चिल्ला दिया, यूं ही मैं तेरे वश में हो गई। एस्फीरा की नज़र पूरे मैदान में घूमी। उसने साफ आवाज़ में कहा, अगर कोई भी हमारी पागल दरिंदे टीम से भिड़ेगा तो यही हाल होगा। मैं हर हारने वाले से यही गाना गवाऊंगी। उसकी आवाज़ में वो असर था जो डर से नहीं हक से आता है। बाकी की टीमें जल भुनकर रह गईं। सबको बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन कर कुछ नहीं सके। वहीं दूसरी ओर केरिम की भौहें तनी हुई थीं। उसने गुस्से में कहा, केवल एक ही वार में हार गए। तुम्हारे हॉल ने तो पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। फौरन पता करो ये लड़की कौन है। उसे एस्फीरा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वैसे भी पूरे सप्तचक्र महाविद्यालय में बहुत कम लोग ही उसे जानते थे और यही वजह थी कि वो ज़्यादा सामने नहीं आती थी। मंच से उद्घोषक ने बेमन से ऐलान किया, पागल दरिंदे टीम जीत गई है और अगले चरण में पहुंचती है। योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह। हम जीत गए। आर्यन भाई की टीम जीत गई। आरू बच्चे की तरह खुशी से उछल पड़ी। बाकी सब भी मुस्कुराए, लेकिन उनके चेहरों पर उतना जोश नहीं था, क्योंकि ये तो बस पहली लड़ाई थी और जलकेतु टीम कोई बड़ा नाम नहीं थी। असल में तो वो बस ये देखने आए थे कि पागल दरिंदे टीम की असली ताकत क्या है। अब जब एस्फीरा ने अपनी शक्ति सबके सामने दिखा दी थी तो अगली लड़ाइयाँ मुश्किल होने वाली थीं। सब अब आर्यन को नहीं, एस्फीरा को भी निशाना बनाएंगे। उधर जब एस्फीरा की टीम जीत गई थी, इस दौरान आर्यन भी पिल रिफाइनिंग मुकाबला खत्म कर चुका था। वहाँ कोई जोरदार धमाका तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी पिल बनाने की रफ्तार किसी को भी चौंकाने वाली थी। आर्यन जीत गया है, वो भी अगले चरण में पहुंच चुका है। सबका ध्यान टीम मुकाबले पर था, इसीलिए किसी ने नहीं देखा कि आर्यन ने पिल कैसे बनाई। बस एक निर्णायक की आवाज़ आए और मुकाबला खत्म। क्या हुआ ये? वो जीत कैसे गया? इतनी जल्दी पिल बना दी, ये कैसे हो सकता है? जब उसने छठे स्तर की हीरोइक पिल बनाई थी तभी मैं समझ आ गया था कि वो जीत जाएगा। छठा स्तर, हीरोइक श्रेणी। ये सुनकर कई लोग हैरान रह गए। क्या वो कोई अमृतार्या हकीम है? वो जीत गया, मास्टर जीत गया। जग्गा की आंखों में खुशी चमक रही थी। एजकांत ने भी चैन की सांस ली। वो शुरू से आर्यन को देख रहा था। उसे पता था कि आर्यन हकीम है, पर यह नहीं सोचा था कि उसकी ताकत इतनी जबरदस्त होगी। अब उसे यकीन हो गया था कि आर्यन ने जो कहा वो सही था, और शायद आरू की आंखें सच में ठीक हो सकती हैं। आरू खुश होकर बोली, आर्यन भाई तो कमाल के निकले। पहला मुकाबला ऐसे जीता जैसे बच्चों का खेल हो। पागल दरिंदे टीम तो सच में बहुत ही ज़बरदस्त है। दोनों तरफ से मुकाबले जीत लिए गए थे, और वो भी ऐसे कि सामने वाले की एक नहीं चली। जब आर्यन अपनी टीम के पास वापस आया तो उसके चेहरे पर जोश साफ दमक रहा था। शानदार था, उसने कहा, जैसे उसके अंदर अभी भी जोश उफान मार रहा हो। तिम्रा हंसते हुए बोली, मैंने तो अभी तक एक भी वार नहीं किया। एस्फीरा दीदी ही सारी बाजी ले गईं। एस्फीरा ने हल्की थकी सी मुस्कान दी, अब अपने आप को रोकना मुश्किल हो रहा है। आर्यन ने गंभीर होकर सिर हिलाया, लेकिन तुमने अपनी ताकत बहुत जल्दी दिखा दी। अब अगला मुकाबला थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मगर मेरी योजना के हिसाब से सब ठीक रहेगा। उसे अपनी योजना पर पूरा भरोसा था। वो कोई कच्चा नहीं था इस खेल में। इतने सालों का अनुभव था उसके पास। वो अच्छे से जानता था कब, क्या और कैसे करना है।
एस्फीरा ने भी सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, अगली बार थोड़ा सोच समझकर वार करूंगी। वो थोड़ा दूर देखने लगी और धीरे से बोली, स्वर्गसार कुल के लोग भी पहुंच चुके हैं। आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने देख लिया था। बाकी किसी ने शायद हलील और उसके लोगों को ना देखा हो, लेकिन आर्यन ने उन्हें आते ही देख लिया था। हलील के शरीर से निकलती सुनहरी चमक को वह लाखों की भीड़ में भी पहचान सकता था। आर्यन के मन में हलचल थी। स्वर्ग विभाजक कुल्हाड़ी, क्या वो सच में कोई प्राचीन दिव्यास्त्र है? जिस दिन उसने हलील के हाथ में वो कुल्हाड़ी देखी थी, उसी दिन से आर्यन का ध्यान उस पर अटका हुआ था। किसी भी खास चीज को देखकर उसका मन उसे लेने के लिए मचलने लगता। और आज जब हलील फिर सामने आया, आर्यन के मन में एक ही ख्याल था, इस बार इसे छोड़ना नहीं है। तभी पूर्वज रुद्रदेव की आवाज़ गूंजी, मुझे बस उसके खून की एक बूंद चाहिए। उसका खून बहुत पुराना लगता है। आर्यन ने धीरे से पूछा, पर आप उस खून से चाहते क्या हैं पूर्वज? जब से रुद्रदेव ने वादा किया था कि वो आर्यन के लिए एक खास ब्लड लाइन बनाएंगे, तब से जब भी आर्यन किसी किंग या एम्परर को मारता, वह ड्रैगन स्लेयर के उसकी ब्लड लाइन निगलने से पहले एक छोटा हिस्सा निकाल लेते। अब आर्यन सोच में पड़ गया, आखिर यह कैसी ब्लड लाइन तैयार हो रही थी। पूर्वज रुद्रदेव बस मुस्कुरा दिए, बहुत जल्दी तुम खुद सब समझ जाओगे। मुझे उच्च श्रेणी की ब्लड लाइनस की थोड़ी मात्रा चाहिए। वैसे मैंने अभी देखा कि ग्रीफिन हॉल, टाइगर हॉल, फीनिक्स हॉल और सरपेंट हॉल के शिष्यों के पास काफ़ी खास तरह की ब्लड लाइनस है। अगर मैं थोड़ा भी उनका खून ले सका तो ब्लड लाइन अनुसंधान में हमारी प्रगति दोगुनी हो जाएगी। आर्यन का चेहरा गंभीर हो गया। पूर्वज, आप किस तरह की ब्लड लाइन बनाना चाहते हो? पूर्वज रुद्रदेव हल्का सा हंसे, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। आर्यन कुछ नहीं बोला। योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह। अब बारी है दूसरे मुकाबले की। टीम प्रतियोगिता धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पिछले वर्ष की शीर्ष 8 टीमों को पहले चरण में मुकाबले से छूट मिली थी। बाकी 20 से ज़्यादा टीमों को आपस में भिड़ना था, ताकि अंतिम 8 टीमों का चयन हो सके और फिर मुख्य प्रतियोगिता शुरू हो। करीब आधा घंटा बीत चुका था। पिल रिफाइनिंग प्रतियोगिता का पहला चरण खत्म हो गया था और नियमों के मुताबिक अब तक अगला चरण शुरू हो जाना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं। असल में आयोजक जानबूझकर टीम मुकाबले के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। उनकी मंशा साफ थी, आर्यन को दोनों प्रतियोगिताओं में उलझाकर उसे किसी में भी पूरा ध्यान न लगाने देना। हलील मन ही मन बड़बड़ाया, बच्चे, तू मुझसे भिड़ेगा? एक मामूली सा लड़का जो दक्षिण तरंग महाद्वीप से आया है, न कोई नाम न कोई पहचान, और अब यहाँ रुद्रसेन जैसे बूढ़े की छाया में मुझसे टकराने आया है। उसने नाक चढ़ाकर कहा, आर्यन, मैं तुझे तबाह कर दूंगा। और तभी घोषणा हुई, टीम रैंकिंग प्रतियोगिता का दूसरा चरण शुरू होता है। पहला मुकाबला पागल दरिंदे टीम बनाम गगनदूत टीम। उसी समय पिल मंच पर भी घोषणा हुई, पिल रिफाइनिंग प्रतियोगिता का दूसरा चरण शुरू होता है। पहला मुकाबला आर्यन बनाम सरगम। सभी प्रतिभागी मंच पर आए। यानी फिर वही चाल चली गई थी, आर्यन को एक साथ दोनों जगह पर उलझा दिया गया। एस्फीरा ने तुरंत कहा, आर्यन तुम टीम के बारे में चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। आर्यन मुस्कुराया, जैसे उसे पूरा भरोसा हो, तुम सब ने मुझे कभी निराश नहीं किया है। उसी समय रीवा थोड़ी चिंता में बोली, भाई, सरगम औषधि हॉल का वरिष्ठ शिष्य है, उसका औषधि ज्ञान बहुत ऊंचा है, जरा सावधान रहना। आर्यन ने सिर हिलाया। उसका हकीम कौशल अब संप्रसार्य के 9वें स्तर पर था। अब सप्तचक्र महाविद्यालय के मास्टर भी उसके मुकाबले कुछ नहीं थे। कम से कम इस मामले में उसे खुद पर पूरा भरोसा था। लेकिन एस्फीरा और बाकी लड़कियां थोड़ी चिंतित नजर आ रही थीं। गगनदूत टीम बिल्कुल अलग थी। ये तीसरे साल के अनुभवी शिष्य थे। जब आर्यन ने सभी 14 हॉल को हराया था, तब ये बाहर नहीं आए थे। हमारी गगनदूत टीम का औसत स्तर दूसरे स्तर का रक्तवीर है, युद्धमंत्र हॉल के अध्यक्ष ने कहा। गुप्त ट्रेनिंग के बाद ये और शक्तिशाली हो चुके हैं। इन लड़कियों को हराने के लिए इतना काफ़ी है। उसी वक्त केरिम ने पूछा, जो काम दिया था वो हो गया? अध्यक्ष मुस्कुराया, संदेश पहुंच चुका है। आर्यन को लगेगा कि हम एस्फीरा पर हमला करेंगे, लेकिन असल में हमारा निशाना होगा सबसे कमज़ोर, रीवा। केरिम ने एक कुटिल मुस्कान दी, अब वक्त आ गया है उसे कुछ खून दिखाने का। इन 5 लड़कियों के अलावा उसके पास बस कुछ साधारण शिष्य ही बचे हैं, हम एक एक करके सबको तोड़ देंगे, तब देखेंगे वो कैसे आगे बढ़ता है। उसी समय औषधि हॉल का अध्यक्ष भी वहां आ पहुंचा। वो थोड़ा खुश नजर आ रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने आर्यन की सारी जड़ी बूटियां बदलवा दी हैं, तो वो कोई भी पिल बना ही नहीं पाएगा। शानदार। केरिम हंस पड़ा, इस बार आर्यन की टीम पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी। उसने आर्यन की टीम को अखाड़े की तरफ बढ़ते देखा और ठंडी हंसी में कहा, ताक जरूरी है, मगर सही चाल ताक से भी ज्यादा मायने रखती है। और तू, बच्चे, अभी इस खेल में बहुत कच्चा है। योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह। अखाड़े में गगनदूत टीम के 5 सदस्य एक साथ आगे बढ़े और सीधे एस्फीरा पर हमला कर दिया। क्या ये सब उस पर ही टूट पड़े?
तिमरा, वेदिका, शहनाज और रीवा तुरंत उसकी मदद को दौड़ी। एस्फीरा दीदी, हम साथ हैं। लेकिन तभी गगनदूत टीम ने अचानक अपनी चाल पलट दी। पांचों की तलवारें एक साथ रीवा की तरफ मुड़ गईं। रीवा, संभल के, एस्फीरा की आवाज़ गूंजी। अब सब साफ हो गया था, शुरू से ही उनका असली निशाना रीवा थी, न कि एस्फीरा। रीवा के पास लड़ाई का ज्यादा अनुभव नहीं था। अचानक ये हमला देखकर वो डर गई, घबरा गई। उसके पैर कांपने लगे, वो समझ नहीं पाई कि क्या करे। गगनदूत टीम ने चारों ओर से घेर लिया था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। खलील एक कोने से सब देख रहा था। वो ठंडी हंसी में बोला, कम से कम केरिम में अक्ल तो है। अब ये लड़की बच नहीं पाएगी। केरिम ने तालियां बजाते हुए कहा, जैसे ही रीवा गिरेगी तू टूट जाएगा आर्यन। चाहे जितने भी अंक ले ले या नया हॉल बनाने का सपना देख, लेकिन तब तुझसे कोई नहीं डरेगा। तू सबके लिए बस एक मजाक बनकर रह जाएगा। योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह। रीवा के सामने मौत की तरह बढ़ते हुए 5 चेहरे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने होठ भींचे और मन ही मन बुदबुदाए, मैं बड़े भाई पर बोझ नहीं बन सकती। मैं अपनी टीम को यूं शर्मिंदा नहीं कर सकती। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरी वजह से सब हार जाएंगे। रीवा उन सब में सबसे छोटी थी, पर कमज़ोर बिल्कुल नहीं थी। अगर एस्फीरा को छोड़ दें तो शायद वही उनमें सबसे ताकतवर थी। और तभी एक तेज़ विस्फोट हुआ और उसकी पीठ पर रंग बिरंगे विशाल पंख हो गए। उसके पंखों से सतरंगी रोशनी टपक रही थी। रीवा की आंखें बंद थी। उसने बस अपने पंख तेज़ी से फड़फड़ाए और हवा में तैर गई। लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि उसने कितनी ताकत लगा दी थी। गगनभेदी टीम के 5 लोग हवा में उछलकर पीछे जा गिरे। उनकी नाक, कान, मुंह, 7 छिद्रों से खून बहने लगा और दिल की नसें फट गईं। और केवल 1 सेकंड की तड़प के बाद उनकी सांसें थम गई। उस वक्त रीवा के दिमाग में बस यही था, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, खासकर अपने आर्यन भाई पर तो नहीं। इसी सोच में उसने अपनी खास ब्लड लाइन की शक्तियां हद से ज्यादा इस्तेमाल कर दी और नतीजा सामने था। अचानक मैदान में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या ये प्राचीन अग्निपंख ब्लड लाइन है? 7 रंगों वाले पंख, ये तो वही है। लेकिन हमने कभी किसी हॉल में ऐसी शिष्या के बारे में नहीं सुना। अग्निपंख ब्लड लाइन तो वास्तव में बहुत दुर्लभ है। वो तो औषधि हॉल की सीधी सादी लड़की थी। सब सोचते थे चुपचाप रहती है। उसके पास ये शक्ति कहाँ से आए? हवा में तैरती रीवा की उपस्थिति ऐसी लग रही थी जैसे कोई पौराणिक जीव जाग उठा हो। उसके सतरंगी पंखों की लपटें पूरे मैदान में फैल गईं, भीषण और भयानक। ये वही उग्रता थी जो प्राचीन अग्निपंख का प्रतीक थी। औषधि हॉल का अध्यक्ष तो जैसे सन रह गया। उसे तो इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसकी हॉल में इतनी बड़ी ताकत छुपी बैठी है। वो गुस्से में चिल्लाया, किसने इसे बाहर जाने की इजाज़त दी थी? कौन था वो मास्टर जो इतना बड़ा फैसला कर गया? फीनिक्स हॉल का अध्यक्ष अनुराज भी हैरान था। वो धीरे से बड़बड़ाया, ये कैसे हो सकता है? महाविद्यालय में अग्निपंख की वारिस है और हमें पता तक नहीं। अगर हमने अग्निपंख की वारिस को खो दिया तो फिर हमारा हॉल क्या बचा? ये तो सीधे सीधे हमारी इज्जत पर तमाचा है, वो भी चप्पल से। दर्शकों में से किसी ने कहा, वाह कितनी जबरदस्त आभा है। आरू की आंखें चमक गईं। पिताजी, ये ताकत किस दीदी की है? एजकांत ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा, इसका नाम रीवा है, ये आर्यन की साथी है। जग्गा ने चिल्लाकर कहा, मास्टर तो सच में महान निकला। वही मेघना मन में सोचने लगी, अब समझ आया आर्यन को क्यों कोई चिंता नहीं थी। एक तरफ एस्फीरा जैसी ताकतवर लड़की और दूसरी तरफ रीवा जैसी अग्निपंख की वारिश, ये दोनों ही किसी पूरी टीम को खत्म कर सकती है। हर बार आर्यन कोई ना कोई चमत्कार कर ही देता था। 1 महीने पहले उसकी की गई तैयारियों को याद कर मेघना के मन में एक ख्याल आया, क्या पलटवार शुरू हो चुका है? रीवा ने अपने पंख समेट लिए और वापस आ गई। एस्फीरा मुस्कुराते हुए बोली, रीवा तू तो कमाल निकली। तिमरा, वेदिका और शहनाज भी चौंक गईं। ये क्या ताकत थी रीवा, तू तो सच में अद्भुत है। रीवा थोड़ी शर्माते हुए बोली, ये मेरी ब्लड लाइन की शक्ति है बहनों, मजाक मत उड़ाओ। एस्फीरा हंसते हुए बोली, मजाक? अरे हम तो जल रहे हैं। ये ताकत तो किस्मत वालों को मिलती है। तभी घोषक ने ऐलान किया, पागल दरिंदे टीम विजेता हैं और अगले चरण में प्रवेश करती है। उसी वक्त फीनिक्स हॉल का अध्यक्ष अनुराज नीचे आया। औषधि हॉल का अध्यक्ष भी सामने आया और बोला, रीवा तुम मेरी हॉल की शिष्या हो। मैंने तुम्हें निकालने का कोई भी आदेश नहीं दिया था, तो तुम अब भी औषधि हॉल की शिष्या हो। अनुराज की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने झल्लाकर कहा, हरिधर, जब तुम अपनी शिष्या की कद्र नहीं कर सकते तो अब क्या मुंह लेकर उसे वापस बुलाने आए हो? फिर वो रीवा के पास गया और बोला, तुम अग्निपंख ब्लड लाइन की वारिस हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फीनिक्स हॉल में मास्टर बना दूंगा। उसकी बातों में लालच साफ झलक रहा था। कोई भी नहीं चाहता था कि इतनी ताकतवर लड़की उनके हॉल से बाहर जाए। हरिधर भी अब चुप नहीं रहा। बोला, अनुराज, ये ठीक नहीं है। मेरी शिष्या को इस तरह फुसलाना तुम्हें शोभा नहीं देता। ये ब्लड लाइन वाकई बेहद खास थी।
अगर किसी हॉल में ये शक्ति हो तो उसकी इज्जत कई गुना बढ़ जाती। लेकिन अनुराज अब झुकने को तैयार नहीं था। उसने चुनौती भरे लहजे में कहा, हरिधर, क्या तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो? हरिधर ने आंखें तरेर कर कहा, हाँ तो क्या? अब दोनों आमने सामने थे। आवाजें ऊंची हो गईं, चेहरे गुस्से से लाल और शरीर अकड़ गए। बस हाथापाई बाकी थी। बगल में खड़ी एस्फीरा ने दोनों को घूरते हुए कहा, आप दोनों को क्या लगता है रीवा कोई बच्ची है जिसे जब चाहे खींच सकते हो? आपने उससे पूछा भी? रीवा ने शांत पर साफ आवाज में कहा, आपकी मेहरबानी, लेकिन मैं आर्यन भाई के साथ ही रहना चाहती हूँ। एस्फीरा ने झट से पलट कर कहा, सुन लिया आपने, वो बस आर्यन के साथ जाएगी। अब जरा रास्ता दीजिए और खुद की बेइज्जती मत करिए। ये कहकर उसने रीवा का हाथ पकड़ा और अखाड़े से नीचे उतर गई। दोनों हॉल अध्यक्षों के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। हरिधर गुस्से में बोला, मैंने तुझे जिंदगी का सबसे अच्छा मौका दिया था। लेकिन रीवा बिना पीछे देखे बोली, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं आर्यन भाई को कभी नहीं छोड़ूंगी। अनुराज के चेहरे पर साया सा उतर आया। उसने गुस्से में कहा, इस प्रतियोगिता में आर्यन जिंदा नहीं बचेगा, तब देखना क्या तब भी तू उसे चुनेगी। उसकी आंखों में बदले की आग थी। ये सुनकर रीवा का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। मन में बस एक ही जवाब गूंजा, अगर वो मरेगा तो मैं भी उसके साथ मरने को तैयार हूँ। पर यह बात उसने बस अपने आप से कही। भीड़ के बीच में बैठा हलील भी गुस्से से तमतमा रहा था। अग्निपंथ ब्लडलाइन, हाँ, उसके चेहरे पर हंसी नहीं नफरत थी। अब देखना, तुझे तो मैं चूर चूर कर दूंगा। उसका गुस्सा भी जायज था। लगातार 2 हारों के बाद पागल दरिंदे टीम की चर्चा शिखर पर जा पहुंची थी। खूबसूरत टीम, बिजली सी चाल और अब अग्निपंथ ब्लडलाइन, हर चीज से उनकी प्रतिष्ठा दोगुनी हो गई थी। योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह। इसी बीच आर्यन अब पिल रिफाइनिंग प्रतियोगिता के अगले मुकाबले में था। मेज पर कई तरह की जड़ी बूटियां रखी थीं, लेकिन कोई भी सही ढंग से उन्हें दी गई मानस पिल बनाने लायक नहीं थी। पिल का नुस्खा कुछ और कहता था और जड़ी बूटियां कुछ और थीं। यानी इनसे पिल बनाना नामुमकिन लग रहा था। अभी तक शुरू क्यों नहीं किया आर्यन? किसी ने चिढ़ाकर पूछा। अगर बनती नहीं तो हार मान ले, लगता है तुझे कुछ आता ही नहीं। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। मंच पर सिर्फ 3 मिनट बचे थे, मगर उसके चेहरे पर अब शांति थी। उसने हाथ फैलाया और उसकी हथेली में छोटा नील ड्रैगन फनेस आ गया। विपरीत धारा तकनीक, ये सोचते ही उसके मन का बोझ हल्का हो गया। उसने एक जड़ी बूटी उठाई, उसमें से थोड़ा रस निचोड़ा और फनेस में टपका दिया। भीड़ में बैठे औषधि हॉल के कई पुराने हकीम हंस पड़े। अरे, ये तो नासमझ है, इससे पिल नहीं बनेगी, ये पक्का हारने वाला है। दरअसल उसके साथ धोखा हुआ था और उसे जानबूझकर ऐसी जड़ी बूटियां दी गई थीं जो सही तरीके से काम ही ना करें। ये कोई साधारण मुकाबला नहीं था, ये तो सीधा सीधा अन्याय था। अगर आर्यन ये खास पिल नहीं बना पाया तो वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। लेकिन आर्यन वो लड़का था जिसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं था। जितना कोई उसे गिराना चाहता, वो उतना ही मजबूती से उठकर सामने आता। कुछ दिन पहले तक वो शायद हार भी जाता, क्योंकि उसे विपरीत धारा तकनीक नहीं आती थी। लेकिन अब उसके पास एक नई समझ थी, एक ऐसी तकनीक जिसमें 10,000 तरीके छिपे थे। हकीम विघा वैसी ही होती है जैसे कोई युद्ध तकनीक। एक चाल से हजारों चालों का मुकाबला किया जा सकता है और विपरीत धारा तकनीक इसी सिद्धांत पर टिकी है। अगर किसी को जड़ी बूटियों के गुण समझ आ जाए तो वो उसमें छिपी ऊर्जा को फिर से बना सकता है। यही वजह थी कि आर्यन अब तक शांत बैठा था और सामने वाले की पिल का विश्लेषण कर रहा था। क्योंकि वो संप्रसार्य के 9वें स्तर पर था, इसीलिए वो किसी भी औषधि के अंदर की ऊर्जा को समझ सकता था, उसका रंग, उसकी गति, उसकी प्रकृति। और एक बार ये समझ आ गया तो काम आसान हो जाता है। 1 मिनट बाकी है, संचालक ने चिल्लाकर कहा। नहीं नहीं, अब तो बस 30 सेकंड बचे हैं। हे लड़के, जल्दी कर, नहीं तो हार माननी पड़ेगी। संचालक ने वक्त को आधा कर दिया था, क्योंकि संचालक, निर्णायक मंडल, जगह, औषधि, सब कुछ स्वर्गसार कुल के हाथ में था। आर्यन उनसे भला कैसे लड़े, कैसे जीत सकता था? अगर वो एक भी मुकाबला हारा तो पूरी प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। ना तो पिल रिफाइनिंग प्रतियोगिता में हार की जगह थी, ना ही टीम रैंकिंग में। हर सेकंड बहुत कीमती था। आर्यन पूरा ध्यान लगाकर काम कर रहा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ध्यान की मुद्रा में चला गया हो। बस थोड़ा और, वो बुदबुदाया। 10 सेकंड। संचालक ने गिनती शुरू कर दी। 9, 8। आर्यन अब भी जड़ी बूटियों का मेल देख रहा था। संचालक के चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान थी। उसे पूरा यकीन हो गया कि अब वो नहीं जीत सकता। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि आर्यन की हार पर उसे इनाम मिलने वाला था। औषधि हॉल के कई मास्टर भी मुस्करा रहे थे। अब गया आर्यन, अगर अब तक गड़बड़ नहीं की हो तो भी अब देर हो चुकी है। हा, हर कोई हकीम नहीं बन सकता। भीड़ में से भी आवाजें आने लगीं। दक्षिण के गंवारों को क्या कभी औषधि बनानी आती है?
उन्हें तो ये भी नहीं पता कि रिफाइनिंग होती क्या है। आर्यन, घर जा और वहीं जाकर गोबर खा, अपने गांव लौट जा, यहाँ सब चक्र महाविद्यालय में अकड़ दिखा रहा है, खुद को समझता क्या है। एस्फीरा की भौहें सिकुड़ गईं। ये सब सुनकर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। रीवा ने धीरे से कहा, भाई आप कर सकते हैं, सबको दिखा दो। चलो आर्यन। मास्टर आप कर सकते हो। सबका दिल धड़क रहा था। बस थोड़ी ही देर बची थी। अगर अभी पिल तैयार नहीं हुई तो हार पक्की थी। 3 सेकंड, 2 सेकंड। आर्यन, अब आखिरी पल है, संचालक ने थोड़ा ताना मारते हुए कहा, समय समा। पर उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आर्यन ने अचानक कहा, पूर्ण। और तभी नील ड्रैगन फनेस से एक तेज गर्जना निकली जो आसमान तक गूंज गई। औषधि हॉल का एक मास्टर खड़ा हो गया और हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, ये क्या धमाका था। अगर इस तरीके से पिल बन गई तो मैं अपनी ये कुर्सी खा जाऊंगा। आवाज़ इतनी तेज थी कि लग ही नहीं रहा था कि पिल बनी है, सबको लगा पिल फट गई। केरिम भी हंसने लगा। बाकी हॉल अध्यक्षों ने भी जोर से ठहाके लगाए। खलील भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। जैसे ही मूल्यांकन शुरू होने वाला था, संचालक ने जोर से कहा, आर्यन हार चुका है। आर्यन ने बस हल्के से अपनी हथेली उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, प्रतियोगिता खत्म भी नहीं हुई और आप पहले ही हार का फैसला सुना रहे हो। आपने किस आंख से देखा कि मैं हार गया? उसने नजरें घुमाई और उसी मास्टर को देखा जो कुर्सी खाने की बात कर रहा था। अगर मैं जीत गया तो क्या आप सच में कुर्सी खाओगे? मास्टर हंसते हुए बोला, आर्यन, घमंड से पिल नहीं बनती। मैंने जितनी पिल बनाई हैं उतने चावल भी तूने नहीं खाए होंगे। अगर तू जीत गया तो हाँ, मैं कुर्सी खा जाऊंगा। आर्यन ने सीधा पूछा, और अगर तुमने नहीं खाई तो? मास्टर ने अकड़ के साथ कहा, मैं सप्तचक्र महाविद्यालय का मास्टर हूँ, अपने शब्दों की कीमत जानता हूँ। और तू अगर हार गया तो क्या करेगा? आर्यन बोला, तुम ही बताओ। मास्टर ने कहा, मेरे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगना और मानना कि तू बेकार है। हिम्मत है तो शर्त मंजूर कर। उसकी आंखों में घमंड था। उसे पूरा भरोसा था कि आर्यन की पिल बेकार होगी। उसके पास सही सामग्री ही नहीं थी और जो तरीका अपनाया था वो भी अजीब था। भीड़ फिर चिल्लाए, डरपोक है क्या? अगर डर लगता है तो वापस अपने गंवार प्रदेश लौट जा। ये बच्चों का खेल नहीं, असली हकीमों की जगह है। आर्यन अब और भी गहराई से मुस्करा रहा था। इतनी बड़ी शर्त की जरूरत है क्या? मास्टर ने सोचा कि अब आर्यन डर गया है। वो और जोर से बोला, क्या हुआ आर्यन? अभी तो बड़ी अकड़ थी, अब पीछे क्यों हट रहा है? अगर हिम्मत है तो शर्त मंजूर कर, वरना यहाँ से निकल जा। आर्यन की आंखों में कुछ अजीब सा चमक रहा था। वो बस बोला, शर्त मंजूर है। ये कहकर उसने अपने फनेस से निकाली हुई पिल सामने रख दी। पिल को देखकर भीड़ में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये पिल बेकार नहीं है क्या? पर वो तो गलत जड़ी बूटियां थीं, फिर ये कैसे बनी? मानस पिल तो ये हो ही नहीं सकती। मास्टर एकदम निश्चिंत था कि वो ही जीतने वाला है। उसी वक्त अमर महल के 3 निर्णायक मंच पर आए और उन्होंने पिल को ध्यान से देखा और एक पल के ठहराव के बाद बोले, आर्यन विजेता है। तीनों की आंखों में हल्का सा अचरज था। उन्होंने देखा था कि पिल सिर्फ बनी नहीं थी बल्कि वह सुप्रीम स्तर की थी। उसमें आध्यात्मिक प्रभाव भी था और उसकी बनावट भी गजब की थी। एक निर्णायक ने धीरे से कहा, ये लड़का साधारण नहीं है। बिना सही सामग्री के इसने हर जरूरी तत्व को अलग किया, फिर उन्हें रिफाइन करके एक नई तकनीक से मिलाया और पिल तैयार कर दी। कमाल है ये। जैसे ही फैसला आया, मैदान में हलचल मच गई। वो औषधि हॉल वाला मास्टर तो अपनी कुर्सी से ही गिर पड़ा और चीख उठा, ये नामुमकिन है। इन जड़ी बूटियों से मानस पिल नहीं बन सकती। बिना रुके वह मंच पर दौड़कर आया और आर्यन पर आरोप लगाने लगा, झूठ बोल रहा है ये लड़का, इन जड़ी बूटियों से मानस पिल बनना असंभव है। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और बहुत शांति से कहा, तुम कह रहे हो कि इन जड़ी बूटियों से मानस पिल बन ही नहीं सकती, तो इसका मतलब तुम पहले से जानते थे कि यह जड़ी बूटियां गलत हैं। तो फिर ये प्रतियोगिता सही थी या धोखा? क्या औषधि हॉल के लोग इसी तरह काम करते हैं? आर्यन की बात सुनकर मैदान में जैसे बिजली सी दौड़ गई। तभी मास्टर की आंखों में भी संशय झलका, मगर फिर भी उसने आर्यन द्वारा बनाई गई पिल को परखने के लिए हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसकी चेतना उस पिल की गुणता को महसूस करने लगी, उसका पूरा शरीर कांप उठा। आर्यन के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान फैल गई। तो अब समझ आया, यही है वो मानस पिल। फिर उसने बाएं हाथ से इशारा किया, कुर्सी लाओ इधर। हैदर भागा और कुर्सी ले आया। आर्यन की मुस्कान अब और ज्यादा तीखी हो गई। अब खाओ इसे। उसकी आवाज अचानक गरज में बदल गई, सुना नहीं? खा इसे। पूरा मैदान शांत हो गया, विशेषकर औषधि हॉल के शिष्यों के चेहरों पर जैसे किसी ने करारा तमाचा जड़ दिया हो। अब जबकि सच्चाई सबके सामने थी, यह उनके हॉल की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला था। तभी हरिधर की आवाज गूंजी, आर्यन, अगर तुझे पहले से पता था कि यह जड़ी बूटियां मानस पिल के लायक नहीं है, तो शुरू में क्यों नहीं बताया? अब जब पिल बन गई है तो क्या ये कहना सही है कि सामग्री सही नहीं थी? आर्यन, तू हमारे औषधि हॉल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहा है।
मैं चाहता हूँ कि तू माफ़ी मांगे, और अगर नहीं, उसका स्वर तलवार सा तेज हो गया, तो फिर मुझे कठोर होना पड़ेगा। पीछे खड़ा केरिम हल्की मुस्कान दबा नहीं पाया। अच्छा दांव चला हरिधर ने, अब देखना मजा आएगा। मगर आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। उसने पास रखी कुर्सी उठाई और गुस्से में उस मास्टर के सिर पर दे मारी। खा इसे अभी। कुर्सी के कई टुकड़े हो गए और मास्टर के सिर से खून बहने लगा। लेकिन आर्यन रुका नहीं, उसकी आंखें अब हरिधर पर थीं। अब बताओ कैसे सख्त बनोगे? अब तक जो गुस्सा वो अंदर ही अंदर दबाए हुए था, वह फट पड़ा। गौरांग और बाकियों पर हमला हुआ था। पागल दरिंदे टीम पर आरोप लगे थे। एक के बाद एक अन्याय हो रहे थे और आर्यन सहता रहा। और जितना वो सह रहा था, केरिम और बाकी लोग उसके सिर पर चढ़ते जा रहे थे। अब अगर तुम सख्त बनना चाहते हो तो आओ। अगर आज तुमने मुझे नहीं मारा तो याद रखना, कल मैं तुम्हारे पूरे खानदान को तबाह कर दूंगा। आओ। उसकी गरज पूरे मैदान में गूंज गई। क्या तुम लोग मुझे कोई डरा सहमा बच्चा समझते हो? हरामखोर। और फिर वो फिर से उस मास्टर पर टूटा। हाथ में कुर्सी के टूटे टुकड़े लिए मारने लगा। खा इसे, खा। अगर नहीं खाए तो मैं यहीं तुझे मार डालूंगा। ये गालियां देना नहीं था, ये था उस दर्द का फट पड़ना जो वो अब तक सहता रहा। वो मास्टर कांप रहा था, जमीन पर पड़ा था बेबस, और डर के मारे वो कुर्सी के टुकड़े चबाने लगा, जैसे जान बचाने का यही एक रास्ता हो। हरिधर गुस्से से कांपने लगा। आर्यन, बस बहुत हुआ, अब तू हद पार कर रहा है। आर्यन की हंसी सर्द थी और आवाज ऊंची। हद पार करना ही मेरा तरीका है। हिम्मत है तो आज जा, काट मुझे। नहीं तो सुन ले, अगर आज तूने मुझे नहीं मारा तो कल मैं तेरे हॉल की जड़ें भी नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल साफ बात, जिसे दिक्कत है सामने आ जाए। हरिधर की आंखें आग की तरह जलने लगीं। उसकी मुट्ठियां कस गईं। औषधि हॉल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब एक छात्र ने उसे खुलेआम चुनौती दी थी। उसका मान, उसका रुतबा, उसकी इज्जत अब दांव पर थी। वो दहाड़ा, औषधि हॉल के शिष्यों, कहाँ हो तुम सब? औषधि हॉल के सारे शिष्य एक साथ खड़े हो गए और जोर से बोले, जी गुरुदेव। हरिधर की आंखों में गुस्से की चिंगारियां थीं। उसने आर्यन को घूरते हुए कहा, अब देखता हूं तेरा घमंड कैसे बचता है, लड़के। लेकिन आर्यन ने चारों तरफ नजर डाली, फिर हल्की सी हंसी के साथ बोला, अरे इतनी जल्दी भूल गए कि मैंने कुछ दिन पहले ही तुम सबको तुम्हारे हॉल में ही कुचला था। तुम लोग हकीम हो या मजाक? ना ताकत है ना समझ, बस घमंड से फूले हुए हो। और आज जब ये पिल बनाने की प्रतियोगिता हो रही है तो अच्छा मौका है। मैं आज पूरे औषधि हॉल को चुनौती देता हूँ। शिष्य, मास्टर, अध्यक्ष, जो भी हो सब आ जाओ। मैं तुम्हें अब तुम्हारे ही पैसे में कुचलूंगा। उसकी आवाज मैदान में गूंज गई। अब मामला सिर्फ शिष्यों का नहीं था, आर्यन ने तो पूरे औषधि हॉल को ललकार दिया था, यहाँ तक कि खुद हरिधर को भी। जल्दी करो, आर्यन ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, बस ये बताओ कि हिम्मत है या नहीं, क्योंकि तुम लोग ताकत के बल पर तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब बात बस आर्यन की नहीं थी, पूरी पागल दरिंदे टीम का सवाल था। अगर आर्यन इसी तरह दोनों प्रतियोगिताओं में उलझा रहा तो टीम प्रतियोगिता में सभी लड़कियों की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए उसने सोचा, एक ही चाल में इस पिल रिफाइनिंग प्रतियोगिता को खत्म कर दे। लेकिन उसकी चाल से बेखबर मैदान में चारों तरफ हैरानी फैल गई। ये पागल हो गया है क्या? एक पिल बनाकर अब पूरे औषधि हॉल को चुनौती दे रहा है। इसके दिमाग में क्या चल रहा है? ये तो हद कर रहा है, औषधि हॉल को जमीन पर घसीटना चाहता है। हर कोई आपस में बात करने लगा। रीवा थोड़ी परेशान होकर बोली, आर्यन भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तो आराम से अगले चरण में जा सकते थे, फिर ये सब क्यों? एस्फीरा ने भौहें सिकोड़कर कहा, वो हमारी फिक्र कर रहा है, चाहता है कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए। वेदिका ने धीरे से कहा, आर्यन ऐसा ही है, हमेशा दूसरों के लिए सोचता है, खुद की कभी परवाह नहीं करता। कितना पागल है, ऐसे लड़के अब मिलते भी हैं क्या? उनकी बातों में कहीं एक कसक थी, दिल में कुछ हलचल सी उठ रही थी। उधर केरिम सीधे हरिधर के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ा। भाई हरिधर, उसकी बातों में मत आओ। वो समझ गया था कि आर्यन उसे जानबूझकर भड़का रहा है। वो चाहता है कि हरिधर गुस्से में आ जाए और यह पिल रिफाइनिंग प्रतियोगिता खत्म हो जाए। हरिधर का चेहरा तो पहले ही गुस्से से लाल था, पर केरिम ने उसे थोड़ा संभालने की कोशिश की। बाकी हॉलों के अध्यक्ष भी आगे आए और बोले, हरिधर सोचो जरा, हमारी इज्जत दांव पर है। एक लड़के की बातों में आकर हमें अपना स्तर नहीं गिराना चाहिए। थोड़ा शांत रहिए। हरिधर थोड़ा संभला ही था कि आर्यन ने फिर कुछ ऐसा कह दिया जिससे आग और भड़क गई। क्या बकवास औषधि हॉल है ये, बस पुराने सड़े गले हकीमों का अड्डा। कहते हो मुझे पिल बनानी नहीं आती, और अब जब मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ तो सब डरकर भाग रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, सच में कचरा हो। ये सुनते ही हर कोई चौंक गया और हरिधर का धैर्य टूट गया। वो जोर से उछला और सीधा पिल मंच पर आ गिरा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। चल आ जा लड़के, उसने कहा।
आज तुझे दिखाता हूँ कि असली हकीम कौन होता है और मौत का डर क्या होता है। आर्यन ने बस हल्की सी ठंडी मुस्कान दी, ऐसी जिसमें छिपी हुई चाल और दबा हुआ गुस्सा था। मैदान की हवा जैसे थम गई थी। सारे 17 हॉलों के अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र के राजा जैसे थे, मगर एक महीने पहले तक ये बस नाम के राजा थे, ना कोई रौब, ना कोई खास ताकत। मगर अब सब कुछ बदल चुका था, बहुत तेजी से और बहुत अजीब तरीके से। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि यह बदलाव आखिर हुआ कैसे, पर यह साफ दिख रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। जब उसने उन्हें गुस्सा दिलाया तो उनकी पूरी आभा बदल गई थी। हरिधर के सिर के ऊपर उसका नाम पहले सुनहरे रंग में था, लेकिन अब गहरे लाल रंग में चमक रहा था। और सिर्फ वही नहीं, बाकी सारे अध्यक्षों के नाम भी अब लाल हो चुके थे। आर्यन की आंखों में हल्की सी चमक आई। वो मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, क्या ये सब गुस्से में राक्षस बन गए? मतलब ये सब अब किंग बन चुके हैं, और ऊपर से हलील भी इनके साथ है, यानी आज यहाँ पूरे 18 किंग एक साथ जमा है। वो मन ही मन हंसा, राक्षसी किंग्स को मारने पर तो इनाम भी अच्छा मिलेगा। जहाँ लोग किंग जैसे शक्तिशाली अस्तित्व की उपस्थिति से डर के मारे कांपने लगते, वहीं आर्यन जोश से भर जाता था। सबसे मज़ेदार चीज़ होती है किंग को मारकर उनके दिव्य अस्त्रों को लूट लेना, और आज तो सामने एक दो नहीं, पूरे 18 किंग हैं। उसने सामने खड़े हरिधर की तरफ देखा, जो गुस्से में कांप रहा था। आर्यन ने जानबूझकर उसे छेड़ा, अरे क्या बात है, जरा सा गुस्सा दिलाने पर तुम तो एकदम आग के गोले बन गए, या फिर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? हरिधर की आंखों से गुस्सा खून की तरह रिस रहा था। उसने उंगली उठाकर आर्यन की ओर इशारा करके कहा, लड़के, तेरे पास अब भी वक्त है, झुककर माफी मांग ले, शायद मैं तेरी जान बख्श दूं। उसके सिर पर बढ़ती लाल रोशनी इस बात की निशानी थी कि अब वो कभी भी हमला कर सकता है। हालांकि अगर सामने कोई और किंग होता तो शायद आर्यन थोड़ा चौकन्ना होता, लेकिन ये तो हरिधर था। माना कि वो सप्तचक्र महाविद्यालय का सबसे बड़ा हकीम गुरु था, उसके द्वारा बनाई गई पिल बेहद कीमती मानी जाती थी, पर हकीम और योद्धा दो अलग चीजें होती हैं। सच ये था कि बाकी हॉल अध्यक्षों के मुकाबले उसकी लड़ने की ताकत सबसे कम थी। तो क्या आर्यन उससे डरता? बिल्कुल नहीं। माफी मांगू। आर्यन ने अपने बिखरे बालों को पीछे किया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, माफी तो लोग मेरे पैरों में गिरकर मांगते हैं, और तुम तो ऐसे गिरोगे जैसे कोई बूढ़ा मरियल कुत्ता। हा, वो बिल्कुल निडर खड़ा था। हरिधर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो आर्यन की ओर बढ़ते हुए बोला, लड़के, आज तेरा अंत है। भले ही उसके पास लड़ने की क्षमता नहीं थी, लेकिन वो भी एक रक्तवीर था और उसके पास ऐसी पिल्स थीं जो लड़ाई में पासा पलटने का दम रखती थीं। आर्यन ने थोड़ी मुस्कान के साथ कहा, अगर जान ही लेनी है तो क्यों ना इसे थोड़ा दिलचस्प बना दें। खुद को सर्वश्रेष्ठ हकीम कहते हो ना, चलो फिर जान की बाजी लगाते हैं। वो जानबूझकर हरिधर को उस मोड़ पर ले जा रहा था जहां से कोई वापसी नहीं होती। साथ ही वो खुद को भी एक बड़ी मुश्किल में डाल रहा था। ये आर्यन कर क्या रहा है? उसे नहीं पता क्या कि हरिधर सप्तचक्र महाविद्यालय का सबसे शक्तिशाली हकीम है। ये तो खुदकुशी है। रीवा की आंखों में चिंता थी। भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? हरिधर से कोई नहीं जीत सकता। वेदिका ने भी गुस्से में मुट्ठियां भींच लीं। वो जानती थी कि आर्यन भी अच्छा हकीम है, मगर हरिधर से अच्छा, ये तो सोचना भी पागलपन था। वहीं पास खड़ी एस्फीरा धीरे से बोली, ये खुद को मुसीबत में डाल रहा है क्या? तिमरा चौंक गई। क्यों? आर्यन जानबूझकर अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहा है दीदी? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जैसे औरों को भी नहीं आया। लेकिन एस्फीरा, जो कालकुंड क्षेत्र और त्रागंध महाद्वीप की दो बेहद खतरनाक यात्राएं उसके साथ तय कर चुकी थी, वो आर्यन को अच्छे से जानती थी। वो जानती थी कि वो हमेशा खुद को ऐसी परिस्थिति में डालता था जहां कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि इंसान तब तक अपनी असली ताकत नहीं दिखाता जब तक उसकी जान पर ना बनाए। अगर ये सिर्फ हकीम कौशल की लड़ाई होती तो आर्यन खुद जानता था कि वो हरिधर से जीत नहीं सकता, लेकिन अगर वो खुद को ऐसी जगह ले जाए जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता ना हो, तभी तो उसकी असली ताकत बाहर आएगी। तभी तो वो खुद को साबित कर पाएगा। जो पागल नहीं होता वो बड़ा नहीं बनता, और आर्यन, वो तो पूरी तरह पागल था। मैदान में चारों ओर लोग आलोचना से भरी चर्चा कर रहे थे। ये कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं है? ये लड़का पगला गया है क्या? सीधे सप्तचक्र महाविद्यालय के हकीम गुरु को चुनौती दे रहा है और ऊपर से अपनी जान दांव पर। ऐसा कौन करता है भला? मुझे तो लगा था समझदार है, पर लगता है मूर्खता की हद पार कर चुका है। अब सीधा मरने चला है। केरिम और बाकी हॉल अध्यक्ष जो पहले आर्यन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, सब खामोश हो गए, क्योंकि अब पासा उनके पक्ष में ही लुढ़क रहा था। केरिम ने ठंडी हंसी के साथ कहा, ओ आर्यन, अगर मुझे पता होता कि तू इतना बड़ा मूर्ख है तो मैं अपना इतना वक्त बर्बाद नहीं करता हरिधर से पिल बनाने का मुकाबला। ये तो अपने लिए खुद कब्र खोदने जैसा है। बाकी हॉल अध्यक्ष भी हंसने लगे, कुछ जोर से तो कुछ अंदर ही अंदर। केरिम ने ताना मारा, लग जा बेटा, लगा दे अपनी जान की बाजी।
फिर मत कहना किसी ने रोका नहीं। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, आवाज़ एकदम शांत थी। क्या हुआ अध्यक्ष केरिम? डर लग रहा है। हारने की हिम्मत नहीं बची क्या? अगर हार से इतना डर लगता है तो अपनी कुर्सी पर बैठो और चुप रहो। केरिम बोला, मुझे तो डर है कि तू खुद ही हार नहीं झेल पाएगा। आज तेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। हरिधर भी अब चुप नहीं रहा। उसकी आंखों में सख्ती उतर आई थी और उसने कहा, स्वर्ग का रास्ता खुला था पर तू जानबूझकर नरक में कूद गया। अब तेरा अंत मैं करूंगा। बता, दांव कैसे लगाना है? अब मुकाबला तय हो चुका था। हरिधर भी पूरी तरह तैयार था। आर्यन बोला, बिल्कुल सीधा नियम है, जो सबसे असरदार पिल बनाएगा वही जीतेगा। लेकिन जरूरी बात यह है, अगर बाजी लगी है तो हार भी माननी पड़ेगी। हारने के बाद कोई बहाना नहीं चलेगा। हरिधर हल्के से हंसा, चिंता मत कर, यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग गवाह हैं। तुम बच नहीं सकते, तुम्हें मैं खुद अंतिम विदाई दूंगा। उसी समय हलील अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने कहा, हॉल अध्यक्ष हरिधर, हमारे स्वर्गसार कुल की ओर से आपको 9 आकाशीय जड़ी बूटियां भेंट की जाती हैं। ये जड़ी बूटियां एकल तत्व वाली और बेहद शुद्ध हैं। हमें उम्मीद है कि आप नवम ड्रैगन पिल बनाने में सफल होंगे। उसकी बात खत्म होते ही स्वर्गसार कुल के 2 शिष्य आगे आए। उनके हाथों में 9 आकाशीय जड़ी बूटियां थीं जो दिव्यता से चमक रही थीं। उनमें से मंद रोशनी निकल रही थी। आर्यन बस देखता रहा। इन जड़ी बूटियों की चमक किसी दिव्य अस्त्र जैसी थी। हर एक जड़ी बूटी बेहद महंगी और एकदम शुद्ध थी। जैसे अगर अग्नि तत्व की है तो उसमें सिर्फ अग्नि ही है, कोई दूसरा तत्व नहीं। इन्हें ही आकाशीय जड़ी बूटियां कहा जाता है। इन जड़ी बूटियों के साथ हरिधर का जीतना तय था। अगर कोई भी एरा गेरा हकीम इनका सही इस्तेमाल करे तो भी आर्यन जैसे को हरा सकता है। फिर हरिधर की तो बात ही छोड़ दो। पूरा मैदान सन हो गया। हर कोई समझ चुका था आर्यन बुरी तरह फंस गया है। इतनी ऊंची गुणवत्ता की जड़ी बूटियों के साथ कोई भी यहाँ तक कि सुप्रीम श्रेणी की पिल बना सकता है और हरिधर तो पहले ही हकीम गुरु है। अब आर्यन की हार पक्की है। किसी ने धीरे से कहा। हलील ने आर्यन की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, आज तुझे असली हार का मतलब समझ में आएगा लड़के। तभी जग्गा गुस्से में चिल्लाया, ये तो सरासर बेईमानी है। इतनी ऊंची गुणवत्ता की जड़ी बूटियां मिलेंगी तो कोई भी जीत जाएगा। कालीचरण ने ठंडी आवाज में पूछा, हमारे पास क्या ऐसी जड़ी बूटियां हैं? मेघना की आंखों में साफ तकलीफ और लाचारी दिख रही थी। उसे पता था कि शिवगिरी संघ की हालत स्वर्गसार कुल जैसी मजबूत नहीं है। सामने वाले 9 आकाशीय जड़ी बूटियां ले आए थे और उसके पास तो एक भी नहीं थी। वो बस चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही, अंदर ही अंदर बेबसी से जूझती हुई। तभी रीवा की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, अगर इन जड़ी बूटियों से पिल बनाई गई तो वो जरूर सुप्रीम स्तर की नवम ड्रैगन पिल बनेगी। आज तक इस पूरे महाविद्यालय में उससे ऊंची पिल किसी ने नहीं बनाई है। कोई साधारण सुप्रीम पिल उससे मुकाबला नहीं कर पाएगी। एस्फीरा की सांसें तेज हो गईं। काश ये मुकाबला शून्य भूमि में होता तो शायद कुछ उम्मीद होती। वेदिका को यकीन ही नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि पूरा अर्कराज कुल भी इतनी आकाशीय जड़ी बूटियां एक साथ नहीं ला सकता। स्वर्गसार कुल की ताकत वाकई डरावनी है। तिम्रा की आंखें भर आईं। अब क्या करें? वो लोग आर्यन को मार डालना चाहते हैं। दीदी एस्फीरा, कुछ तो सोचो। ये कोई मामूली प्रतियोगिता नहीं थी। ये सीधा जिंदगी और मौत का सवाल था। अगर आर्यन हार गया तो केरिम और उसके लोग उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अगर जीत गया, क्या सच में ऐसा होने की संभावना थी? हरिधर तो पहले से ही औषधि कौशल का उस्ताद था, ऊपर से अब उसके पास 9 आकाशीय जड़ी बूटियां भी थीं, तो क्या सच में आर्यन के जीतने की उम्मीद थी? एस्फीरा ने धीरे से सिर हिला दिया, कुछ नहीं सूझ रहा, कोई रास्ता नहीं है। तभी रीवा दौड़ती हुई मंच की ओर आए और बोली, अध्यक्ष जी, आपने मुझसे कहा था कि मैं वापस औषधि हॉल में आ जाऊं। अगर आप आर्यन को इस मुकाबले से हटा दें तो मैं लौटने को तैयार हूं। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। ये उसका आखिरी और शायद सबसे बेवकूफ़ी भरा दांव था। हरिधर ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, अब वादा कर रही हो? बहुत देर हो चुकी है, आज वो मरेगा ही। शुरू में शायद उसकी बात सुनी जा सकती थी, वो आखिर अग्निपंथ ब्लडलाइन की वारिस थी। पर अब जब स्वर्गसार कुल आकाशीय जड़ी बूटियां दे चुका था तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। अब तो आर्यन की मौत तय थी और ऊपर से हरिधर के अंदर जो गुस्सा भरा हुआ था उसे अब कोई नहीं रोक सकता था। वो आर्यन को मिटाकर ही दम लेगा। रीवा की नज़र अब अनुराज पर गई। वो बोली, मैं फीनिक्स हॉल में शामिल हो सकती हूँ, बस आपसे गुजारिश है, आर्यन को इस स्पर्धा से बाहर कर दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसे पता था कि इन जड़ी बूटियों के साथ आर्यन के जीतने की कोई संभावना नहीं थी। वो उसे मरते हुए नहीं देख सकती थी। अनुराज ने हंसते हुए कहा, कुछ देर पहले तुमने आर्यन को चुना था और अब मेरे सामने गिड़गिड़ा रही हो। तुम खुद को बहुत खास समझ बैठी हो क्या? हाँ, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी ब्लडलाइन को तो जगह मिल जाएगी फीनिक्स हॉल में, पर तुम्हें नहीं। और जहाँ तक उस लड़के की बात है, वो तो आज मरेगा ही।
शायद एक बार को अनुराज उसकी बात मान भी लेता, पर अब जब स्वर्गसार कुल बीच में आ चुका था तो ये हरगिज नहीं किया जा सकता था। और रही बात अग्निपंथ ब्लड लाइन की, एक बार ये तमाशा खत्म हो जाए, वो रीवा को निपटाकर भी उसके शरीर से वो ब्लड लाइन ले सकता था। रीवा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आर्यन भाई को इस मुकाबले से निकाल दीजिए। मैदान में बैठे सारे मास्टर्स जैसे किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठे देवता हों, बिना किसी दया के। उनके चेहरे पर तिरस्कार के भाव थे। रीवा की विनती उनके लिए बस एक बेमतलब की फड़फड़ाहट थी। वो तो खुद आर्यन को मरता देखना चाहते थे। रीवा फिर बोली, कृपया आर्यन भाई को छोड़ दीजिए। और तभी केरिम जोर से हंस पड़ा। आर्यन, देख रहा है ना, एक लड़की तुझ जैसे कचरे के लिए भीख मांग रही है। धत, मरने से पहले तू कितना गिर गया है। एकदम नकारा। केरिम की आवाज़ गूंज उठी, तू ही था न जो सब हॉल्स को चुनौती दे रहा था। अब देख तेरी औकात क्या है मेरे सामने। उसका ठहाका मैदान की फिजा में गूंजता रहा और फिर चारों ओर से हंसी का शोर उठ खड़ा हुआ, मानो सब लोग बस आर्यन की हार और मौत का इंतजार कर रहे हों। सभी हॉल्स को चुनौती देगा ये? हा हा हा, ये तो मस्खरा निकला। लगता है दक्षिणी क्षेत्र में सिर्फ कचरे ही पैदा होते हैं। एक और खुद को बड़ा समझने वाला निकम्मा। हर तरफ से ताने सुनाई देने लगे। सभी हॉल्स के लोग आर्यन को यूं नीचे गिरता देख अजीब सा मजा ले रहे थे। खलील ने भी मुस्कुराकर कहा, कैसा लग रहा है? किसी को बर्बाद होते देखना मज़ेदार होता है ना? हाँ हाँ, बातें और ज़्यादा कड़वी होती जा रही थीं। सबको लग रहा था कि आर्यन की चुनौती अब बस एक मजाक बनकर रह गई है। इसी बीच आर्यन धीरे धीरे मंच से उतरा और रीवा की तरफ बढ़ने लगा। हरिधर गुस्से में चिल्लाया, अब कहाँ भाग रहा है कमीने? लेकिन आर्यन ने बस एक उंगली उसकी तरफ उठाए और पूरी शांति से बोला, चिंता मत कर, मैं कहीं नहीं जा रहा। वो रीवा के पास पहुंचा, उसके चेहरे से आंसू पोंछे और धीरे से बोला, रीवा डर मत, मैं हारूंगा नहीं। रीवा कांपती आवाज में बोली, भाई वो लोग तुम्हें सच में मार देंगे, चलो ना हम कहीं भाग चलते हैं। इतने में एस्फीरा और बाकी दोस्त भी वहां आ गए। एस्फीरा ने फौरन कहा, आर्यन अभी चलते हैं, हम सब मिलकर बाहर निकल सकते हैं। वेदिका ने भी गंभीर आवाज में कहा, मेरी पॉइजन बॉडी अब 7वें स्तर तक पहुंच गई है, मैं नहीं। आर्यन ने उसे बीच में रोक दिया, मैं कहीं नहीं जा रहा और तुम लोगों को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने रीवा और एस्फीरा की ओर देखा, फिर बोला, एक बात हमेशा याद रखना, अगर मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि तुम लोग इन घमंडी लोगों के सामने हाथ फैलाओ। आर्यन की नज़रें अब पूरे मैदान पर घूम गईं। उसकी आवाज़ गूंज नहीं रही थी, मगर उसमें कुछ ऐसा था जो सबको भीतर तक हिला गया। आज ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, उसने कहा, लेकिन जब ये प्रतियोगिता खत्म होगी तब यही लोग मुझे पूजेंगे, मुझे भगवान की तरह देखेंगे। इसके बाद वह चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में जो शांति थी वो उस तूफान से ज़्यादा खतरनाक लग रही थी जो अब बस आने ही वाला था। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते स्पिरिट वर्ल्ड रहिए कि अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मज़ा आता है। धन्यवाद।